हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 3.3 करेंगे और वह भी बच्चों बहुत सरल तरीके से। ठीक है। प्रश्न नंबर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ बच्चों आपको ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है। और उससे रिलेटेड यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं और वो बोल रहा है कि इन प्रश्नों को पूरा कीजिए, या तो उनमें जो प्रयोग करने के लिए मतलब उनको पूरा करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट आपने अपनाया है उसकी परिभाषा लिखिए, या उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है या गुण यूज हुआ है उसको बताइए। देखिए, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। पहले हम समांतर चतुर्भुज को अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है। जब हम इसका बेसिक सीख जाएंगे फिर अपने इन प्रश्नों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। देखिए बच्चों, जैसा कि बच्चों इसका नाम है समांतर चतुर्भुज। ठीक है। एक ऐसा चतुर्भुज जिनका अंतर समान है, मतलब समान अंतर है। ठीक है ना। अब किसका अंतर समान है? इसकी बीच की रेखाओं का। जैसे ये AB भुजा है बच्चों, ये वाली। ठीक है। और ये DC भुजा है, तो इन दोनों भुजाओं के जो बीच का अंतर है बच्चों वो समान होगा। कैसे? यदि यहां से यहां तक की दूरी मैं मानता हूं 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब आप इन दोनों भुजाओं को कहीं पर भी नापिए, यहां नापिए, यहां नापिए, कहीं पर भी नापिए, इनके जो बीच की दूरी है वो 3 सेंटीमीटर ही होगी। अब ये तो इसके बीच की बात हो गई, मतलब अंदर की। आप इस भुजा को अनंत तक बढ़ाइए और इस भुजा को अनंत तक कहीं पर भी लेके चले जाइए, जो इनके जो बीच का गैप होगा, जो अंतर होगा, वो बच्चों हर जगह समान रहेगा। 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब जितना एक जगह होगा उतना ही हर जगह होगा। अब जरूरी नहीं है इस भुजा को आपने एक तरफ बढ़ा दिया तो हो, नहीं। आप इसको यहाँ कहीं भी बढ़ा कर ले जाइए और यहाँ पर भी ले जाइए, इनके बीच का अंतर आप कहीं भी चेक करेंगे वो समान ही रहेगा। इसीलिए इसको समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है। चाहे आप इन भुजा को, इन दोनों को बढ़ा लीजिए। यदि ये बड़ी वाली भुजा है, इनके बीच का अंतर 5 सेंटीमीटर है, तो आप इसे कहीं पर भी नापिए, ये हर जगह आपको 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। समझ गए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। चलिए, अब इसको पहचानने के कुछ नियम हैं, उसे और हम सीख लेते हैं। देखिए, नियम से पहले इसे जरूरी नहीं है आपकी इधर ही बढ़ाएं। अगर आप इसको यहाँ भी बढ़ाएंगे ना, तो भी इनके बीच का जो अंतर है ये वाला, ये भी समान ही रहेगा। यदि ऊपर 5 था तो यहाँ पर भी 5 ही रहेगा। ठीक है। चाहे अनंत तक किसी भी दिशा में बढ़ा दीजिए, अंतर समान रहने वाला है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, उसे भी सीखते हैं। इसका पहला पॉइंट है बच्चों कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। कौन सी भुजाएं? सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। मतलब कौन सी भुजाएं? सम्मुख। जैसे हम इस AB भुजा को लेते हैं बच्चों, ये वाली भुजा। अब इसके सामने या सम्मुख कौन सी भुजा है? इस AB के सामने है ये DC भुजा। तो जितने लंबाई की ये AB भुजा होगी उतने ही लंबाई की DC भुजा होगी। यदि ये मैं मानता हूं 5 सेंटीमीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है? 5, तो ये DC भुजा भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अब ये समान है, ठीक है, क्योंकि ये इसके सामने है, AB सामने है DC के। अब जैसे मैं कहता हूं ये AD भुजा, ये भुजा इसके सामने कौन सी भुजा है? इसके सामने है ये BC, तो ये AD BC के बराबर होगी। यदि AD हमारी 3 सेंटीमीटर है तो बच्चों BC भी हमारी 3 सेंटीमीटर ही होगी। इसीलिए ये सम्मुख भुजा है इसी कारण से। ठीक है। आप पहला पॉइंट सीखे। दूसरा पॉइंट है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। मतलब जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण समान यानी कि बराबर होते हैं। अब हम इस A कोण को लेते हैं। अब ये जो A कोण है, इसके जो सम्मुख कोण होगा, इसके जो सामने कोण होगा वो इसके बराबर होगा। अब देखिए,
इस ए के सामने कौन सा कोण है, इसके सामने है ये सी कोण, ठीक है। मतलब ए और सी कोण सम्मुख कोण है आपस में, तो ये दोनों बराबर होंगे। यदि हम इसे 60 अंश का मानते हैं, ठीक है, यदि हम ए को 60 अंश का मानते हैं तो ये सी भी हमारा 60 अंश का ही होगा, ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोण है इसीलिए ये आपस में बराबर होंगे। चलिए अब हम बी को लेते हैं। अब जितने अंश का ये बी होगा उतने ही अंश का इसका सामने वाला कोण यानी कि इसका सम्मुख कोण कोण डी बी के बराबर होगा। अब जैसे ये 60 का हो गया तो मैं इसे मानता हूं 120 अंश का कोण। तो बी यदि 120 अंश का है तो इसका सम्मुख कोण यानी कि डी ये भी 120 अंश का होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं यानी कि बराबर होते हैं, ठीक है। आप दूसरा पॉइंट भी सीख गए। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं वह समपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? समपूरक। समपूरक का मतलब उन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कौन से वाले? आसन्न कोण। अब आसन्न कोण कौन से होते हैं बच्चों? किसी भी रेखाखंड पर बने हुए दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है यानी कि वह आसन्न कोण या समपूरक कोण होते हैं। अब कौन से? किसी भी भुजा को ले लीजिए, जैसे हम इस ए बी भुजा को लेते हैं। अब इस ए बी भुजा पर दो कोण बनेंगे और वो अगल बगल के भी होंगे। जैसे अब ए बी भुजा पर दो कोण कहाँ बने? एक कोण तो रहा आपका ये ए और दूसरा रहा बी, क्योंकि ये दोनों ए बी भुजा पर बने हैं तो ये आसन्न कोण है, ठीक है। अब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? क्योंकि ये संपूरक होंगे यानी कि 180 अंश। हम अगर इसे 60 अंश मानेंगे तो ये अपने आप 120 अंश का हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं यानी कि अगल बगल के और एक ही भुजा पर बने हुए कोण, ठीक है। अब हम ये बीसी भुजा लेते हैं। अब हम इस पर देखेंगे तो इसके आसन्न कोण कौन कौन से होंगे? तो इसका आसन्न कोण होगा, एक तो कोण होगा बी और दूसरा होगा कोण सी। ये दोनों आसन्न कोण हैं। कोण बी और कोण सी आसन्न है। आसन्न है तो ये संपूरक होंगे। ये 120 है तो ये 60 होगा, ठीक है। अब देखिए ये 60 होगा, क्यों? क्योंकि ए इसका सम्मुख कोण है तो ये देखिए ये 60 और 60 के हो गए और ये आसन्न है तो ये 120 हो गए इनका योग, ठीक है। अब यदि इस डीसी भुजा को लेते हैं तो अब इस पर इसके सम्मुख कोण इसके आसन्न कोण कौन कौन से होंगे? कोण सी और कोण डी। तो ये 60 का है तो इसे संपूरक करने के लिए इसे हमें 120 का बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अब देखिए जैसे ही 120 का बना तो ये बी का सम्मुख कोण है तो ये ऑटोमेटिक उस नियम से भी 120 का हो गया, ठीक है। अब इस एडी को ले लीजिए। ये एडी भुजा पर जो कोण बनेंगे ना वो आसन्न होंगे और आसन्न होंगे तो वे संपूरक होंगे यानी कि उनका योग जो है ना 180 अंश होगा। देखिए ये 60 है, ये 120 है तो ये अपने आप दोनों मिलकर संपूरक हो गए यानी कि 180 अंश हो गए, ठीक है बच्चों। आप तीसरा पॉइंट भी बहुत अच्छे से आसानी से सीख चुके हैं। इसका चौथा पॉइंट है बच्चों कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। जैसे हम इस एसी विकर्ण को बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब ये जो एसी विकर्ण है, मान लीजिए ये हमारा एसी विकर्ण जो है हमने माना 20 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 20 का। अब ये जो बीडी विकर्ण है वो इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा। जैसे हम इसे ये बनाते हैं बीडी विकर्ण को, ठीक है। हाथ से बनाया बच्चों, हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हो लेकिन आप समझना। अब इस बीडी विकर्ण ने एसी को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। पहले ये 20 सेंटीमीटर का था तो ये अब 10 और 10 सेंटीमीटर के दो टुकड़ों में बट गया, ठीक है। अब मानते हैं जैसे ये बीडी विकर्ण, आप मान लीजिए जैसे हम इसे कुछ भी मान सकते हैं, बीडी भुजा हमारी 14 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? 14। तो ये जो एसी विकर्ण है इस बीडी को छोटे छोटे हिस्सों में यानी कि बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा। तो 14 का आधा 7 ये हो जाएगा और 7 ये हो जाएगा, ठीक है। आप समझे? अब इसे पॉइंट दे दीजिए ओ। तो ये ए से लेके ओ तक की दूरी उतनी ही होगी क्योंकि ये बराबर हिस्सों में बटी है जितनी ओ से लेके सी तक, ठीक है। और इसी प्रकार ओ से बी तक की दूरी उतनी होगी जितनी ओ से लेकर डी तक की है। बच्चों
ये चारों पॉइंट सीख गए आप आसानी से, बहुत सरल थे, सीख गए होंगे। चलिए, यदि इतना आप सीख चुके हैं तो आपको इस प्रश्नों को करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होनी नहीं है। आप बहुत आसानी से उन प्रश्नों को सीखते हुए और करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1 फिर से पढ़ेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। चलिए करते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि AD बराबर है किसके। अब AD देखिए कहाँ है, A ये रहा और D ये रहा। अब जो AD भुजा है हमारी ये वाली, तो बच्चों ये भुजा किसके बराबर होगी। ये हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अब इसके सामने या इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, इसके सामने या इसके सम्मुख भुजा होगी ये वाली BC। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि AD बराबर होगी BC के। अब BC के बराबर तो होगी, क्यों होगी, कौन सा गुण आपने इसमें इस्तेमाल किया है। तो गुण में हम लिखेंगे बच्चों कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसलिए AD बराबर होगी BC के। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं बच्चों। यह है कोण DCB बराबर होगी किसके। अब DCB कहाँ है, D ये रहा, DC से गए C पर और C से गए B तक, मतलब इनके जो बीच में कोण आया वो उस कोण की बात कर रहा है। मतलब ये इस तरीके से लिखते हैं ना बच्चों, तो इसमें जो बीच वाला कोण होता है उसकी यहाँ बात पूछी जा रही है, मतलब उसका पूछा जा रहा है कि ये DCB में मतलब ये कोण C है वो किसके बराबर होगा। अब बताइए ये कोण C जो है किसके बराबर होगा, अपने सम्मुख कोण के, यानी कि कोण A के, इसी के बराबर तो होगा। तो लिख दीजिए कि कोण DCB बराबर होगा कोण A को बच्चों आपको बीच में लाना है, तो चाहे DAB कर दीजिए या BAD कर दीजिए। तो हम लिखेंगे कोण BA और D, क्योंकि हमको A बीच में लाना है। ठीक है ना। अब इसमें गुण कौन सा यूज हुआ है, और गुण में हम लिखेंगे बच्चों कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसीलिए कोण DCB BAD के बराबर होगा। ठीक है, तीसरा करते हैं। OC बराबर होगी किसके। अब OC कहाँ है, O से लेके C तक, ये वाला विकर्ण किसके बराबर होगा। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इस BD विकर्ण ने इस AC विकर्ण को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा होगा, तो इसीलिए O से लेकर C तक की उतनी ही दूरी होगी जितनी O से लेकर A तक की होगी, मतलब OC बराबर होगा OA के। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे OC बराबर है OA के। ठीक है, और क्यों है उसे भी लिखिए। गुण में हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं इसलिए। ठीक है, चौथा करते हैं कोण DAB कहाँ है, देखिए DA और B, यानी कि कोण बीच में कौन सा है A। चलिए, प्लस कोण CDA। अब CDA कहाँ है, कोण C से फिर जाएंगे हम D और D से A पर। अब इसमें बीच में कौन सा कोण आया है, कोण D। देखिए यहाँ कोण A और कोण D, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा ये बताना है। अब देखिए कोण A और कोण D एक ही भुजा पर बने हुए कोण हैं। ठीक है, और अगल बगल के कोण हैं, यानी कि ये कौन से कोण हैं, ये कोण है आसन्न। और आसन्न कोण कैसे होते हैं, संपूरक, यानी कि इन दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 अंश। तो आप बराबर करके लिख देंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 180 अंश। और क्यों मिलेगा, गुण का बताइए। गुण में लिखेंगे हम बच्चों कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। बच्चों पहला प्रश्न समझ में आया, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत आसानी से आपको कराया है। ठीक है, और आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मानों को ज्ञात कीजिए। अच्छा, देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज दिया है और यहाँ कुछ XYZ
जो कोण हैं उनको गायब कर दिया है, मतलब अज्ञात हैं वो, आपको उन्हें पता करना है। कर सकते हैं? देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक बेसिक आपको और सीखना पड़ेगा। वो क्या है? देखिए, जब भी दो समांतर रेखाओं को एक इस तरीके से तिरछी रेखा काटती है तो यहाँ कुछ कोण बनते हैं। बस उन्हीं कोणों के बारे में हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस कोण की ज़रूरत आपको अपने पूरे सेकंड प्रश्न में पड़ने वाली है। आप यहाँ इसे सीख लेंगे, फिर उस प्रश्न को बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे बच्चों, ये जो समांतर रेखाएं हैं, एक ये वाली, इसको नाम दे दीजिए ए बी, और ये हम मानते हैं सी डी। अब इन ए बी सी डी जो समांतर रेखाएं हैं, इसको ये वाली एक रेखा तिरछी काट रही है, इसको भी नाम दे दीजिए ई और एफ। मतलब ए बी सी डी रेखा, दो जो समांतर रेखा हैं, इनको ये ई एफ तिरछी रेखा है वो काट रही है। तो यहाँ अब कौन कौन से कोण बनेंगे? जैसे हम इस कोण की बात करते हैं, कहीं से भी शुरुआत कर लीजिए, तो हम मानते हैं ये कोण हमारा 60 अंश का है। ठीक है, तो बच्चों ये जो 60 अंश का है, तो इसका जो पहला पॉइंट है कि संगत कोण बराबर होते हैं। किसके? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो वहां जो कोण बनेंगे उनमें संगत कोण बराबर होंगे। कैसे होंगे? संगत कोण बराबर। अब संगत कोण कैसे पता करेंगे कि कौन से कोण संगत होते हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात आपने पूछी। तो देखिए, उसको पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है कि वो खुद ही कह रहा है कि जो संगत होगी वो आपस में बराबर होगी। अब ये जो कोण है, इस कोण की सबसे पहले पहचान देखिए कि वो पहचान क्या है, मतलब तभी तो हम इसकी संगत निकाल पाएंगे। अब इस कोण की पहचान है बच्चों कि ये समांतर रेखा के तो ऊपर है, ठीक है, और तिरछी रेखा के दाईं ओर बना हुआ कोण है। ठीक है, अब इसी जैसी संगत वाला एक और कोण होगा, तभी तो उन दोनों की संगत बराबर होगी। अच्छा, अब इसकी पहचान क्या थी? ये समांतर रेखा के ऊपर था और तिरछी रेखा के दाईं ओर है। अब ऐसा और कौन सा कोण है? तो देखिए, ये रहा। संगत पहचानने के लिए कि समांतर रेखा के तो ऊपर होना चाहिए उसे, और तिरछी रेखा के दाईं ओर, तो वो कोण है हमारा ये। ठीक है, तो जितने अंश का ये होगा उतने ही अंश का ये हो जाएगा। ये 60 का है तो ये भी 60 का हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरे कोणों की संगत देखिए। अब जैसे हम इस कोण की बात कर रहे हैं ये, तो इसकी पहचान क्या है? समांतर रेखा के ऊपर है और तिरछी रेखा के बाईं ओर है, तो ये 60 का है तो ये 120 अंश का हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं। अब ये 120 का है तो इसकी जैसी संगत वाला कोण कौन सा होगा? कि समांतर रेखा के ऊपर और तिरछी रेखा के बाईं ओर, यानी कि ये वाला कोण भी इसी जैसा होगा। इसकी संगत और इसकी संगत बिल्कुल बराबर है। जब ये 120 अंश का है तो ये भी 120 अंश का होगा। समझ में आया? चलिए, अब जैसे इस कोण की बात कर रहे हैं, ये समांतर रेखा के नीचे है और तिरछी रेखा के दाईं ओर है, तो जितने अंश का ये कोण होगा उतने ही अंश का ये वाला कोण होगा, क्योंकि इन दोनों की पहचान सेम है। ये भी देखिए, समांतर रेखा के नीचे है और तिरछी रेखा के दाईं ओर है, तो ये 60 का है तो ये 120 अंश का होगा। क्यों होगा उसे हम आगे सीखेंगे। आप बस अभी फिलहाल संगत कोण सीखिए। इस जैसी संगत इसकी है वैसी ही संगत इसकी होगी, तो ये भी 120 अंश का होगा। अब इसकी बात करते हैं। ये समांतर रेखा के नीचे है और तिरछी रेखा के बाईं ओर है, तो जितने अंश का ये होगा आपका 60 अंश का। ठीक है, तो इसकी संगत इसी जैसे कोण यानी कि इसकी होगी। समांतर रेखा के नीचे है और तिरछी रेखा के बाईं ओर, तो ये भी हमारा 60 अंश का होगा। अब क्यों हो रहे हैं उसे हम आगे इन टॉपिकों में समझाएंगे। अभी फिलहाल संगत सीखिए कि संगत कोण कैसे पहचानते हैं हम। ठीक है, यानी कि आप संगत कोण को पहचान गए। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मतलब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटेगी तो जो इसके शीर्षाभिमुख कोण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। जैसे हमने इसको माना था 60 अंश का, तो इसका शीर्षाभिमुख कौन सा कोण होगा? जो इसके सामने होगा। जो इसके सामने कौन सा कोण है? इसके सामने कोण है बच्चों ये वाला। जब ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब देखिए, इसकी संगत इस जैसी थी तो ये 60 का था तो ये भी 60 का होगा, क्योंकि इसका ये
शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी 60 का हो गया, ठीक है ना। चलिए अब ये 60 का है तो ये वाला कोण 120 अंश का होगा, उसे भी बताएंगे कि क्यों ये 120 का है। अब जब ये 120 का है तो इसके सम्मुख कौन सा है, इसके सम्मुख है ये, यानी कि ये वाला कोण, तो ये भी 120 अंश का होगा, ठीक है। अब देखिए ये चारों हो गए तो यहाँ अब जैसे ये इसकी संगत के हिसाब से ये निकाल लीजिए। देखिए ये जो इसकी संगत है वैसे ही संगत वाला ये था, क्योंकि ये समांतर रेखा के नीचे और तिरछी रेखा के दाईं ओर है, तो ये भी हमारा 120 का होगा। अब ये 120 का होगा तो इसके सम्मुख कोण है ये, तो हमारा ये कोण भी 120 अंश का ही होगा, ठीक है बच्चों। आप शीर्षाभिमुख कोण को भी बहुत आसानी से सीख चुके हैं। इसका तीसरा पॉइंट है बच्चों कि बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं। कौन से? बाह्य एकांतर कोण। जैसे हमने इस कोण को 60 अंश का माना था, तो इसका बाह्य एकांतर कोण कौन सा होगा, उसके लिए पहचानिए। आपको बाह्य एकांतर कोण पता करना है, मतलब एक ऐसी भुजा जिसमें एक कोण का अंतर हो, मतलब एक कोण तो किसी भी भुजा के दाईं तरफ बनेगा, तो अंतर वाला कोण उसी भुजा के बाईं ओर बनेगा, ठीक है। यदि बाईं ओर है तो दूसरा कोण एकांतर वाला दाईं तरफ बनेगा। अब ये कह रहा है कि वो कोण कैसा होना चाहिए, बाह्य एकांतर। अब देखिए ये भुजा है, ये ई एफ भुजा, तो इसके अंतर से बाहर बनना चाहिए। जैसे ये बाहर बना है ना, ये अंदर तो हम बना नहीं सकते, तो बाहर कहाँ बनेगा, एक लाइन का अंतर होना चाहिए, तो ये अंतर हो गया। अब इसके दूसरी तरफ बनना चाहिए और वो भी बाह्य, तो बाह्य एक तो ये है, दूसरा ये है, ये इसका बाह्य एकांतर कोण नहीं है, तो इसका बाह्य एकांतर कोण होगा ये, ठीक है। मतलब जितने अंश का ये वाला कोण होगा उतने ही अंश का ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका बाह्य एकांतर कोण है। ये 60 का है तो हमारा ये भी कोण 60 अंश का होगा, ठीक है। अब इस कोण की बात करते हैं, ये 60 का है तो ये 120 अंश का होगा। चलिए अब इसका बाह्य एकांतर पता करेंगे, तो देखिए एक लाइन का अंतर होना चाहिए और इसके विपरीत होना चाहिए। ये हमने लाइन के बाईं तरफ बनाया है, तो इसका बाह्य एकांतर कोण दाहिनी तरफ बनेगा, क्योंकि लाइन का अंतर भी तो होना चाहिए। तो देखिए इसका जो बाह्य एकांतर कोण यहाँ बनेगा लाइन के दूसरी तरफ, ठीक है, और बाहर होना चाहिए, तो ये बाहर भी है 120 अंश का, ठीक है। अब बात करते हैं, बाह्य एकांतर तो सीख गए, अंतः एकांतर उन्हें भी सीख लीजिए। देखिए जो अंतः एकांतर कोण होते हैं वो भी बच्चों बराबर होते हैं। अच्छा, अंतः एकांतर कैसे निकालेंगे? जैसे इस कोण को बताइए ये कितने अंश का होगा, ये 120 का है तो ये इसका सम्मुख कोण है, तो ये भी 120 अंश का ही होगा, ठीक है ना। तो ये 120 का है तो इसका अंतः एकांतर कोण कौन सा होगा? पहले तो अंदर होना चाहिए वो कोण, क्योंकि वो कह रहा है अंतः, अंतः का मतलब अंदर, और एकांतर, एक का अंतर भी होना चाहिए, मतलब एक रेखा का अंतर। जब अंतर है तो अंतर वाली मैंने बताया है आपको कि विपरीत दिशाओं में बनेंगे। ये अगर दाईं तरफ है तो एकांतर कोण इसके बाएं बनेगा, तो बाएं बनेगा यहाँ पर। ये 120 है तो ये 120 ये भी होगा, ठीक है। आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये इसका सम्मुख है, देखिए सम्मुख से भी चेक हो रहा है और अंतः एकांतर कोण से भी चेक हो रहा है, और संगत से भी देखिए ये 120 का है, सीधी रेखा के ऊपर है, तिरछी रेखा के बाईं ओर है, ठीक है। और ये भी देखिए सीधी रेखा के ऊपर है और तिरछी रेखा के बाईं ओर है, ठीक है ना। आप हर एंगल से चेक कर लीजिए, बिल्कुल समान बैठेंगे। चलिए अब देखिए ये हो गया। अब हम इसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? ये इसका सम्मुख कोण है, ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। चलिए अब इसका अंतः एकांतर कोण, लाइन का अंतर होना चाहिए और अंदर की तरफ होना चाहिए, तो देखिए लाइन का अंदर, लाइन के तो अंतर भी है और इनके अंदर भी है, तो ये इसके बराबर होगा, यानी कि 60 अंश के, ठीक है। अब जो हम आपको बार बार बता रहे थे, यदि हमने ये 60 का माना है तो ये 120 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप एक सीधी रेखा बनाते हैं तो यहाँ ये कोण होता है 180 अंश का। कितने का? 180 अंश का। अब जब इसमें से ये वाला कोण हमने 60 का मान लिया है तो ये कितने का बचेगा? 180 में से इसे घटा दीजिए तो ये बचेगा आपका 120 का, ठीक है ना। इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा 60 का है तो ये 120 का अपने आप बच जाएगा,
इसी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। बच्चों इतना बेसिक सीखे, मुझे उम्मीद है बहुत आसानी से सीखे होंगे। वीडियो बड़ी ज़रूर हो रही है लेकिन आप बहुत अच्छा मटेरियल सीख रहे हैं। आपको इस प्रश्नावली में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए अब हम अपने प्रश्नों को कर पाएंगे। देखिए यहाँ हमें एक्स वाई जेड कोणों का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले एक्स और वाई कहाँ हैं, ये रहे एक्स वाई जेड। तो पहले एक्स को ही निकालते हैं। देखिए हमें ये कोण बी तो दिया है 100 अंश का, तो क्या आप एक्स से निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। कौन से वाले नियम से? देखिए ये एक ही भुजा पर बने हुए कोण हैं। एक ही भुजा पर बने हुए कोण कैसे होते हैं? आसन्न कोण, और आसन्न कोण हमेशा समपूरक होते हैं। बस निकाल दीजिए, लिखिए। यहाँ हम लिखेंगे बच्चों कि कोण C प्लस कोण B, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो ये कितने अंश के होंगे? 180 अंश के। क्यों होंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं इसलिए। ठीक है, अब कोण C हमारा कितने का दिया है? x का, तो कोण C की जगह लिखेंगे बच्चों x प्लस कोण B कितना है? 100 अंश का, तो कोण B की जगह लिखेंगे 100 बराबर 180 अंश। ठीक है, अब x का मान निकालना है। x को रखिए इधर, बराबर 180 अंश। इस 100 का पक्षांतर कर दीजिए। ये प्लस की संख्या है, दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में बदल जाएगी। चलिए अच्छा, अब x बराबर 180 में से 100 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 80। ठीक है, तो जो x का मान आया बच्चों वो कितना आया? 80, मतलब x कोण हमारा 80 अंश का होगा। ठीक है, x निकाल दिया। अब y निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए ये y जो है ना, इस कोण b का सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण आपको पता है समान होते हैं यानी कि बराबर होते हैं। जितने अंश का कोण b होगा उतने ही का ये y हो जाएगा। बिल्कुल, निकाल दीजिए। तो हम लिखेंगे बच्चों कोण d बराबर होगा किसके? कोण b के। अच्छा, और क्यों होगा? तो हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए। अब कोण d कितना है हमारा? y, तो d की जगह लिख देंगे y बराबर, और कोण b कितना है हमारा? 100 अंश का, तो 100 अंश का। इसका मतलब ये हो गया कि y बराबर होगा 100 अंश के। ठीक है, ये भी हमारा कितने का होगा? 100 अंश का। y का मान निकाल दिया। अब किसका निकालना है? z का। z देखिए z आप x के हिसाब से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोण c है ना, कोण a के सम्मुख है, तो जितने अंश का c होगा उतने ही अंश का ये हो जाएगा a। चलिए उसे भी निकालते हैं। तो a पता करना है यानी कि कोण a पता करना है, तो हम लिखेंगे कोण a बराबर होगा किसके? कोण c के, क्योंकि a c के ही तो सम्मुख है। ठीक है, और क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब a कितना है? a की जगह लिखेंगे z बराबर c कितने अंश का निकला था? x की वैल्यू यानी कि 80, तो जो z का मान आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 80 अंश। ठीक है, हमने x y z तीनों के मान निकाल दिए। प्रश्न समझ में आया? आ गया होगा। चलिए अगला करते हैं। देखिए इसका दूसरा है, इसमें भी बच्चों आपको वही x y z के मान पता करने हैं। चलिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले x से ही शुरुआत करेंगे। देखिए हमें ये कोण दिया है, पहले इसको नाम दे दीजिए। देखिए a b c और d। ठीक है, कोण a दिया है आपको, ये निकालना है b, y की जगह d, और ये निकालना है। बहुत आसानी से निकाल देंगे। सबसे पहले इसको x का मान निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इस कोण के आधार पर। देखिए ये एक ही भुजा पर बने हैं तो मतलब ये आसन्न कोण है, और आसन्न कोण समपूरक होते हैं। निकाल दीजिए। हम लिखेंगे कोण b प्लस कोण a बराबर होंगे कितने के? 180 अंश के। और क्यों होंगे? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं इसलिए। अब कोण b कितना है? x प्लस कोण a कितना है हमारा? 50 अंश का, प्रश्न में दिया है इसलिए, बराबर 180 अंश। ठीक है, x इधर रखेंगे, 50 का पक्षांतर कर देंगे तो बराबर 180। ये 50 प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के 50 हो जाएंगे। अब 180 में से 50 घटा दीजिए तो x बराबर आ जाएगा
0 में से 0 जाएगी तो 0, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 और a, यानी कि जो x का मान आया बच्चों वो आया 130 अंश। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 130 अंश। ठीक है, x निकाल दिया, y निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये इसका सम्मुख कोण है, मतलब सामने वाला कोण है, तो सम्मुख कोण वाले नियम से निकाल दीजिए। y निकालना है ना, तो हम लिखेंगे कोण d बराबर होगा किसके? कोण b के। कोण b के क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए। अब कोण d कितना है? यानी कि कोण d है हमारा y के बराबर, मतलब उसकी वैल्यू है। तो कोण b जो हमने निकाला था यानी कि x वो कितना था? 130 अंश। तो 130 अंश, इसका मतलब y बराबर 130 अंश का हो गया। ठीक है, अब देखिए z को निकालते हैं। z को आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए बच्चों आपको एक काम करना पड़ेगा। जैसे ये जो समांतर चतुर्भुज है, आप इसकी रेखाओं को, इस वाली को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो दो समांतर रेखा हैं उसको ये एक तिरछी रेखा काट रही है। ठीक है, मतलब जो हमने अभी बेसिक सिखाया था आप उस तरीके से निकाल सकते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो वहाँ कुछ कोण बनते हैं। आप उसी आधार पर इसे निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए ये जो कोण है, ये वाला कोण x, इसकी संगत कैसी होगी? इसकी सबसे पहले पहचान देखिए, ये समांतर रेखा के तो ऊपर है, ठीक है, और तिरछी रेखा के बाईं ओर है। तो देखिए अब इसकी पहचान भी देखिए z की, ये भी समांतर रेखा के ऊपर है और तिरछी रेखा के बाईं ओर है, मतलब दोनों की संगत एक जैसी है। जितने अंश का कोण x होगा उतने ही का कोण z होगा। ठीक है, यानी कि ये संगत कोण है। हम लिख देंगे कि z बराबर होगा किसके बच्चों? x के। और क्यों होगा? क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं इसलिए। तो z का मान x के बराबर होगा। z निकालना है तो z को तो z के नीचे लिख देंगे बराबर, x का मान लिख देंगे। x हमारा कितने का था जो हमने अभी निकाला था? यहाँ 130 अंश का। तो जो z है बच्चों वो भी हमारा 130 अंश का होगा। हमने देखिए x, y, z तीनों का मान निकाल दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगला करते हैं। देखिए यहाँ पर भी x, y, z के मान पता करने हैं, बिल्कुल कर देंगे। x कहाँ है? देखिए ये रहा। अब इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए आप इस कोण को पहचानते हैं, ये कितने अंश का कोण है? ये जो कोना होता है ये 90 अंश का होता है। अब देखिए ये 90 का है, x इसके सम्मुख कोण है, इसके सामने है, तो ये x भी हमारा कितने अंश का होगा? ये भी 90 अंश का होगा। ठीक है, इसे भी लिखते हैं, x बराबर होगा कितने अंश का? 90 अंश का। और क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं इसलिए, इसीलिए x 90 अंश का होगा। ये इसका शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण है इसलिए। ठीक है, ये हमने लिख दिया x 90 अंश का है। अब x निकल गया, y निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए ये एक त्रिभुज बना है बच्चों। अगर हम इसकी अकेले की बात करें तो अब देखिए त्रिभुज में हमको दो कोण दिए हैं, एक x हमने निकाल दिया यानी कि 90 अंश का, दूसरा कोण ये भी हमें दिया है 30 अंश का। जब दो कोण दिए हैं तो तीसरा y निकाल सकते हैं? बिल्कुल, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे। और क्यों घटाएंगे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है इसलिए। चलिए करते हैं, x प्लस y प्लस 30 बराबर होगा 180 अंश के। और क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है इसलिए। अब x का मान रखिए, x बराबर है 90 अभी निकाला है, प्लस y निकालना है, छोड़ दीजिए, प्लस 30 प्रश्न में दिया है बराबर 180 अंश। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 90 और 30 हो जाएंगे 120। तो इधर तो लिखिए y प्लस 120 अंश बराबर 180। ठीक है, y का मान निकालना है, y को अपने बाएं पक्ष में रखेंगे, बची हुई चीज़ों का पक्षांतर कर देंगे। तो 180 ये 120 प्लस के हैं, माइनस में पहुंच जाएंगे पक्षांतर होकर। ठीक है, अब y बराबर होगा
180 में से 120 जाएंगे तो ये बचेंगे आपके 60। ठीक है, तो y का जो मान आया बच्चों वो आया हमारा 60 अंश। y हमारा 60 अंश का हो गया। अब निकालना है z। अब देखिए z कैसे निकालेंगे, z आप y की मदद से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं, क्योंकि एक लाइन का अंतर है ना इन दोनों में। ये जितने अंश का y होगा उतने का ही z होगा और ये एकांतर कोण है इसलिए। तो यहाँ लिखेंगे z बराबर होगा y के। और क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं इसलिए। अब z की जगह z बराबर y की जगह उसका मान अभी निकाला है ये 60 अंश, तो 60 अंश मतलब z बराबर 60 अंश होगा। आपने x y z तीनों निकाल दिए, प्रश्न होता है समाप्त। चलिए अगले पर चलते हैं। बच्चों प्रश्न समझ में तो आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है आ रहे होंगे। चलिए चौथा करते हैं। यहाँ देखिए x y और z अब कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले x को निकालिए। देखिए x कहाँ है हमारा, ये रहा। कैसे निकालेंगे, आप इसको इस 80 से निकाल सकते हैं। पहले इनको नाम दे दीजिए a b c और d। अब देखिए जो ए बी भुजा पर ही तो बने हैं ये दोनों कोण, तो ये दोनों कोण आसन्न कोण होंगे, तो आसन्न वाले नियम से आप इनको निकाल देंगे। चलिए निकालते हैं। हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर होंगे 180 अंश के। और क्यों होंगे? क्योंकि ये आसन्न कोण हैं और इसीलिए लिखेंगे कि हम समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, हम जानते हैं। अब कोण ए कितना है x प्लस कोण बी है हमारा 80 अंश का जो प्रश्न में दिया है, बराबर होगा 180 अंश। x बराबर 80 का पक्षांतर कर देंगे तो 180 प्लस के हैं 80 तो माइनस के 80 हो जाएंगे। ठीक है, अब x बराबर 180 में से 80 घटा दीजिए तो बचेगा हमारा 100, यानी कि x हमारा 100 अंश का आ गया, लिख दीजिए। ठीक है, अब x निकाल दिया, y निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चाहे तो आसन्न वाले नियम से निकाल दीजिए, क्योंकि AD एक ही भुजा पर बने हुए कोण हैं और एक ही भुजा पर बने हैं तो ये आसन्न कोण हो जाएंगे। चलिए या तो आसन्न से निकाल दीजिए, वरना सबसे आसान है सम्मुख कोण से या शीर्षाभिमुख कोण से निकाल दीजिए। कोण B और कोण D एक दूसरे के सम्मुख कोण हैं, जितने का B होगा उतने का ही D होगा। चलिए करते हैं। तो हम लिखेंगे कोण D बराबर होगा कोण B के। और क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण D है हमारा कितना, y का। ठीक है, और B का मान लिख दीजिए, B 80 अंश का है। तो जो y का मान आया बच्चों वो कितना आया, 80 अंश। ठीक है, तो y हमारा 80 अंश का होगा, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए। ठीक है, अब निकालना है z को। अब देखिए z को भी आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये समांतर रेखा है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, मतलब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही है। ठीक है, तो आप उस नियम से निकाल सकते हैं। अब देखिए इस कोण B की पहचान क्या है। सबसे पहले ये देखिए, ये समांतर रेखा के ऊपर है और तिरछी रेखा के बाईं ओर है। ठीक है, अब Z देखिए, Z भी देखिए समांतर रेखा के ऊपर है और तिरछी रेखा के बाईं ओर है, तो यानी कि जितने अंश का ये कोण B होगा उतने का ही Z हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी से निकाल देंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि इनकी संगत एक जैसी है। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसे। हम लिखेंगे कि Z बराबर होगा कोण B के। और क्यों होगा? क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं और इन दोनों की संगत एक जैसी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे Z और B की जगह B का मान लिख देंगे, यानी कि 80 अंश। इसका मतलब कोण जो है Z भी 80 अंश के बराबर होगा। ठीक है, सवाल समझ में आया? आ गया होगा। चलिए अगला करते हैं। देखिए 5वां करते हैं। इसमें भी बच्चों आपको वही x y z के मान पता करने हैं। अब देखिए x ये रहा, x को निकाल सकते हैं आप x को पहले नहीं निकाल सकते बच्चों, पहले हम y को निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका
शीर्षाभिमुख यानी कि सम्मुख कोण है, इस वजह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हम y को निकालेंगे तो हम लिखेंगे कोण D बराबर होगा किसके, इस कोण B के, कोण B के। और क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो D बराबर कोण B हो जाएगा। अब D कितना है हमारा, D की जगह लिखेंगे y, क्योंकि प्रश्न में दिया है ये y है, बराबर कोण B कितना है 112 अंश। ठीक है, यानी कि जो y होगा वो किसके बराबर होगा 112 अंश का, यानी कि 12 y का मान 112 अंश आ गया। ठीक है, लिख दीजिए इसे। अब देखिए y निकाल दिया, ये 40 है। अब आप x को निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, हाँ ये त्रिभुज है और त्रिभुज के दो कोण आपको दिए हैं, तीसरा आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल देंगे। हम देखिए हम लिखेंगे x प्लस 40 प्लस 112 बराबर होगा कितना 180 अंश। और क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए। अब देखिए x प्लस 40 और 112 को जोड़ दीजिए, देखिए 0 और 2 2, 1 और 4 5 और 1, ये हो गया 152 अंश बराबर 180। ठीक है, x बराबर 180। अब 152 प्लस के हैं, पक्षांतर कर दीजिए, प्लस की संख्या माइनस में बदल जाएगी। चलिए अब x बराबर 180 में से 152 घटा दीजिए, 0 में से 2 जाएंगे नहीं तो हासिल, तो यहाँ हो गए 10, 10 में से 2 गए तो बचे 8, यहाँ रह गए 7, 7 में से 5 गए तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि x का मान आया बच्चों वो कितना आया 28 अंश, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, x निकल गया, y निकल गया। अब निकालते हैं z। अब z कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो x है उतने ही अंश का ये z होगा, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये जो दो रेखाएं हैं सीधी, उनको ये एक तिरछी रेखा काट रही है, तो ये एकांतर कोण हो गए। ठीक है, जितने अंश का x होगा उतने का ही z होगा, तो हम लिखेंगे z बराबर x, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं इसलिए। अब z की जगह z और x की जगह 28 उसका मान, मतलब z का मान जो आया बच्चों वो आया 28 अंश। ठीक है, क्योंकि ये एकांतर कोण थे इसलिए। बच्चों सवाल तो समझ में आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है आ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है, यदि। अच्छा देखिए बच्चों, ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि आप एक कोई भी चतुर्भुज बनाइए, उसको नाम दीजिए ABCD, और फिर वो आपसे पूछेगा कि क्या वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ यहाँ शर्तें दी हैं, उन शर्तों के साथ साथ सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए बच्चों, हमने ये एक समांतर चतुर्भुज बना दिया है, नाम भी दे दिया है ABC और D। अब देखिए वो कह रहा है कि D और B बराबर 180 अंश है। D कौन है हमारा, ये रहा। ठीक है, B कौन कहाँ है, ये रहा। अब ये कौन से वाले कौन हैं बच्चों, ये सम्मुख कोण हैं, और आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना। ठीक है, अब जितने अंश का ये कोण D होगा उतने ही का ये B होगा, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तब इनका योग 180 अंश आना चाहिए। अब आप इस समांतर चतुर्भुज को इस तरीके से बनाएंगे तो ये बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें बराबर होने के लिए 90 अंश का होना पड़ेगा, और ये भी 90 अंश का होगा क्योंकि सम्मुख कोण है। 90 और 90 को आप जोड़ेंगे तब आपको 180 अंश मिलेगा, जो कि इस वाले समांतर चतुर्भुज में तो संभव नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरे समांतर चतुर्भुज में ये संभव हो सकता है। कौन से वाले में, यदि आप एक आयत बनाते हैं या एक वर्ग बनाते हैं तो ये वाली लाइन यहाँ सत्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज जो होता है ना वह आयत भी होता है, मतलब आयत भी बच्चों एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। और यदि आप इसको देखेंगे, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का, तो यदि D 90 का है तो ये कोण भी हमारा 90 अंश का होगा। ठीक है, A भी 90 का होगा और C भी। तो यहाँ तो ये वाली शर्त पूरी हो रही है, इसलिए
यदि हम समांतर चतुर्भुज को इस प्रकार बनाएंगे तो ये कथन हो जाएगा असत्य। यदि हम एक आयत को समांतर चतुर्भुज के तरीके से डील करते हैं या बनाते हैं तो सत्य हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कहीं तो ये कथन सत्य होगा, कहीं कहीं नहीं भी होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि कोण D प्लस कोण B बराबर होगा 180 अंश के। ठीक है, और ये लाइन लिख देंगे कि ऐसा हो सकता है परंतु हमेशा सत्य नहीं होगा। मतलब जब आप आयत बनाएंगे तो D और B का योग 180 अंश आ जाएगा, लेकिन आप इस तरीके का समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, सवाल समझ में आया बच्चों? आ गया होगा। चलिए इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए दूसरा पार्ट क्या है, ये कह रहा है कि AB बराबर होगी DC के। AB कहाँ है हमारी, ये रही। ये AB हमारी बराबर हो जाएगी DC के, जो कि कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की। मतलब AB हमारी 8 सेंटीमीटर की है और जो कि बराबर है DC के, तो मतलब DC भी हमारी बच्चों 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, AD हमारी 4 सेंटीमीटर की है। AD कहाँ है, ये रही। अच्छा, ये वाली भुजा हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, और BC हमारी है 4.4 सेंटीमीटर की। तो BC ये वाली भुजा 4.4 सेंटीमीटर की। अब बताइए क्या ये है समांतर चतुर्भुज है? हमने आपको एक बात बताई थी कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, मतलब आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। जरा चेक कीजिए, देखिए AB DC के बराबर है, ये 8 है, ये भी 8 है। चलो ये वाली भुजाएं तो बराबर हैं। अब देखते हैं AD ये 4 सेंटीमीटर है और इसके सम्मुख भुजा है ये भी 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए थी, लेकिन ये 4 की तो नहीं है। ये कितने की है, 4.4 सेंटीमीटर की। तो क्या यह समांतर चतुर्भुज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो बस इसी को हम यहां लिख देंगे। हम लिखेंगे बच्चों AD बराबर नहीं है किसके, BC के। AD भुजा BC के बराबर नहीं है, इसलिए हम यहां लिख देंगे कि नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, प्रश्न समझ में आया? आ गया होगा। तीसरा करते हैं बच्चों। ये कह रहा है कि कोण A बराबर 70 अंश। कोण A कहाँ है, ये रहा, ये है हमारा 70 अंश का। और कोण C है 65 अंश का। C कहाँ है, ये रहा, ये हमारा है 65 अंश का। अब बताइए क्या ये समांतर चतुर्भुज होगा? हमने आपको एक बात बताई थी कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होंगे वो बराबर होंगे। मतलब A के बराबर होना चाहिए था इस कोण C को, जबकि ये तो बराबर हुआ नहीं। ये 70 का है, ये 65 का है, ये बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि कोण A बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं का निशान होता है कोण C के। ठीक है, और इसीलिए हम लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं ना वह बराबर होते हैं, और यहाँ बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक चतुर्भुज की कच्ची यानी कि रफ आकृति खींचिए। अच्छा, जो कि समांतर चतुर्भुज ना हो। अच्छा, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर होने चाहिए। अच्छा, देखिए बच्चों, ये हमसे कह रहा है कि आपको एक रफ आकृति बनानी है, लेकिन वो समांतर चतुर्भुज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि जिसके दो सम्मुख कोण की माप बराबर भी होनी चाहिए। अब ऐसी कौन सी आकृति होती है, चलिए हम बनाते हैं उसे। देखिए बच्चों, हमने ये आकृति बनाई है, इस आकृति को कहते हैं पतंग। क्या कहते हैं? ये आकृति है हमारी पतंग। अब इसकी क्या पहचान होती है कि इसमें ये जो भुजाएं है, ये वाली AB और AD भुजा, ये बच्चों बराबर होती हैं। यदि ये मैं मानता हूँ 3 सेंटीमीटर की है तो ये AD भी हमारी 3 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है, और ये जो BC भुजा है, ये वाली BC और DC, ये भुजा बराबर होती हैं। यदि ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भी 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, यहाँ रेखाओं के दो युग्म बराबर होते हैं, मतलब ये जो जोड़ा है, ये वाला AB इस AD के बराबर होगा और BC DC के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें ये चतुर्भुज तो है क्योंकि ये 4 भुजाओं से है, लेकिन समांतर नहीं है। ये समांतर चतुर्भुज है नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात,
ये सीखिए कि जो भुजाएं बराबर होंगी वो कौन सी वाली हैं, ये आसन्न भुजाएं जो आपस में मिल रही हैं, ये भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये सम्मुख भुजाएं बराबर हों, नहीं, यहाँ आसन्न भुजाएं बच्चों बराबर होती हैं। ये भुजाएं यहाँ मिल रही हैं तो ये आसन्न है, और ये BC और DC यहाँ मिल रही हैं तो ये आसन्न है, इसलिए बराबर हैं। ठीक है, पहली शर्त तो इसने पूरी कर दी। अब दूसरी है कि जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर होने चाहिए। बच्चों आप एक और चीज़ सीखिए कि जो पतंग होती है उसमें छोटी भुजा और बड़ी भुजा जिस कोण पर मिलती है, मतलब ये जो AB भुजा है और ये BC भुजा जिस कोने पर मिलेगी इस पर, ठीक है ना, ये कोण इस कोण D के बराबर होगा, क्योंकि इसमें ये छोटी भुजा बड़ी भुजा से मिल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर भी AD और DC ये छोटी भुजा बड़ी भुजा से मिल रही है, तो ये दोनों जो कोण है ना ये आपस में बराबर होंगे। यदि मैं मानता हूँ ये 70 अंश का है तो ये भी 70 अंश का ही होगा, मतलब कोण B कोण D के बराबर होगा। लेकिन अब ऐसा मत कह देना कि A कोण C के बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, आप पतंग को पहचाने, मतलब कोण B बराबर होगा किसके, कोण D के। यदि मैं इसे 70 का मानता हूं तो ये भी हमारा 70 अंश का होगा। ठीक है, इसने ये शर्त तो पूरा कर दिया कि दो सम्मुख कोण के माप बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्यों, क्योंकि कोण A बराबर नहीं होगा कोण C के। ठीक है, समझ में आया बच्चों, सवाल आ गया होगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ जाएंगे आप। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि कोई एक समांतर चतुर्भुज है, उसके दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। चलिए कोई बात नहीं, ये कोणों का अनुपात है बच्चों, और समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, नाम है ABCD। ठीक है, अब इसमें हमें कोई दो कोण लेने हैं जो आसन्न होने चाहिए। अब आसन्न तो आप जानते हैं, एक ही भुजा पर बने हुए दो कोण होंगे। अब किसी को भी मान लीजिए, हम चलिए इसको मान लेते हैं, कोण A और कोण D को, इनका अनुपात कितना है, 3 और 2। ठीक है, अब ये तो हमने मान लिया 3 और 2। अब अंश में तो ये है नहीं है, ये सिर्फ मान है अनुपात में। तो जब मान अनुपात में होता है तो हम उसके साथ XYZ कुछ भी लगा देते हैं। अब कैसे लगाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे कि माना समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, एक तो 3 है, अब 3 के साथ कुछ नहीं तो x मान लेंगे, दूसरा 2 है तो इसके साथ भी x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3x और ये 2x। चलिए कोई बात नहीं, अब आप निकालिए। आप एक बात जानते होंगे कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180, क्योंकि वो संपूरक कोण होते हैं। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। आप लिखिए कि कोण A प्लस कोण D बराबर होंगे 180 अंश। और क्यों होंगे, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, अब कोण A कितना माना है हमने, 3x प्लस कोण D हमारा 2x बराबर होगा 180 अंश। ठीक है, ये 3x ये 2x आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 5x बराबर 180 अंश। ठीक है, x का मान निकालना है तो x को रखेंगे अपने बाएं पक्ष में, 5 का कर देंगे पक्षांतर, तो यहाँ आएंगे 180। अब 5x के साथ गुणा के निशान में है, पक्षांतर होकर जाएंगे तो भाग में, और भाग का मतलब होता है बटे में। अब 5 से आप 180 काट दीजिए, जो नॉर्मल भाग देने का तरीका होता है उससे, चाहे तो उससे, वरना आप ऐसे भी काट सकते हैं। भाग आगे से होता है तो 5 का भाग 18 में दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 बार जाएगा, 18 में से 15 गई तो बचे 3। चलिए अब 3 इस जीरो के आगे हो लग जाएंगे तो ये हो जाएंगे 30। अब 5 से 30 काट दीजिए, 5 के 30, यानी कि x का जो मान आया बच्चों वो आया हमारा 36 अंश। ठीक है, 36 अंश हो गया x की वैल्यू। अब वो बोल रहा है कि सभी कोणों की माप पता करनी है। हाँ बिल्कुल कर दीजिए। हम सबसे पहले करते हैं कोण A की, तो कोण A हमारा कितना है, 3x ही है ना,
ठीक है। अब 3 की जगह बच्चों 3, अब x और 3 के बीच में गुणा का निशान है तो गुणा का निशान, और x का मान कितना निकाला है 36, तो x की जगह लिख देंगे 36। ठीक है। अब 3 का गुणा 36 में कीजिए तो 3 छिंग 18, हासु लगी 1, 3 त्रिका 9 और 1 10। तो जो कोण A है बच्चों वो हमारा आया 108 अंश। ठीक है। अब कोण D निकालते हैं। ठीक है। तो कोण D बराबर होगा, ये कितना था 2x, हमने 2x ही तो माना था इसे। ठीक है। अब 2 की जगह 2 और गुणा x की जगह कितना, जो कि उसका मान है 36, तो 36 लिख देंगे। अब 2 का गुणा 36 से कीजिए, 36 दूनी होते हैं 72, तो कोण D बच्चों आया हमारा कितना 72 अंश का। ठीक है। D भी निकाल दिया। अब निकालते हैं C को। अब देखिए C कहाँ है, ये रहा, ये A का सम्मुख कोण है, सम्मुख ही है ना, हाँ। और आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो जितने अंश का कोण A है उतने ही का होगा कोण C। ठीक है। तो इसे भी लिखते हैं कि कोण C बराबर होगा कोण A के। अब क्यों होगा वो यहाँ लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। अब कोण C की जगह तो कोण C ही रहेगा, बराबर A की जगह उसका मान लिख देंगे जो कितना है 108 अंश, तो ये आ जाएगा 108 अंश, मतलब कोण C का मान 108 अंश होगा। ठीक है। चलिए अब B भी निकालते हैं। B कहाँ है, ये रहा, तो B कैसे निकलेगा, देखिए B कोण D का सम्मुख कोण है, जितने अंश का कोण D होगा उतने का ही B होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। चलिए निकालते हैं इसे भी, तो हम लिखेंगे कोण B बराबर होगा कोण D के, और क्यों होगा वो लाइन हम लिखेंगे यहाँ, ये वाली, कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप इस लाइन को यहाँ लिख देंगे बच्चों। ठीक है। अब कोण B की जगह तो कोण B ही रहेगा, और D की जगह उसका मान लिख दीजिए जो है ये 72 अंश, तो कोण B बच्चों हमारा 72 अंश का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमने A, B, C और D चारों कोण निकाल दिए। सवाल समझ में आया, आ गया होगा। आसान प्रश्न था, लंबा है लेकिन आसान है, आप कर चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं, मतलब जो समांतर चतुर्भुज है उसके दो जो आसन्न कोण हैं उनकी माप बराबर है। ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ हमने एक आयत बनाया है। आयत ही क्यों बनाया है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो दो आसन्न कोण हैं उनकी माप बराबर है। अब बराबर होगी तो वो 90 अंश के होने हैं, ये कन्फर्म है। अब देखिए ये हमने बनाया है आपका समांतर चतुर्भुज जो कि एक आयत है। अब वो कह रहा है कि दो आसन्न कोण की माप बराबर है। अब कोई से भी मान लीजिए, ये हम नीचे वाला मान लेते हैं, ये वाला और ये कोण आसन्न है क्योंकि एक ही भुजा पर है, और ये आपस में बराबर है, जितने का कोण D है उतने का ही कोण C होगा। और आप एक बात और जानते हैं कि आसन्न कोण संपूरक होते हैं, तो इन दोनों का योग 180 अंश आना चाहिए। अब ये हमें पता तो नहीं है तो हम इसे x मान लेते हैं। ठीक है। कोण D भी हमारा x है और कोण C भी x है क्योंकि ये आपस में बराबर हैं। ठीक है। चलिए अब इसी के आधार पर वो सभी कोणों की माप ज्ञात करने के लिए कह रहा है, हम कर लेंगे, बहुत आसान है। हम लिखेंगे कि माना समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कितने कितने अंश के हैं, एक x अंश का है और दूसरा भी हमारा x अंश का होगा। ठीक है। अब आसन्न कोण इन दोनों को जोड़ दीजिए, इनका योग 180 अंश आना चाहिए। ठीक है। जोड़ते हैं, कोण C प्लस कोण D बराबर होने चाहिए कितने 180 अंश के, और क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं इसलिए। ठीक है। अब कोण C हमारा x अंश का है प्लस कोण D भी हमारा x अंश का है, बराबर होना चाहिए 180 अंश। ठीक है। ये एक x है, ये दूसरा x है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2x बराबर 180 अंश। ठीक है। x का मान निकालना है तो इसी रखेंगे इधर, बराबर कर देंगे 180, 2x के साथ गुणा के निशान में है, पक्षांतर होकर जाएंगे तो बटे में यानी कि भाग में। अब 2 से 180 में भाग दे दीजिए, सीधे चला जाएगा ये 2 निम 18 9 बार और 0 यानी कि 90,
तो जो x का मान आया बच्चों वो कितना आया, 90 अंश का। ठीक है, और हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, तो कोई सा भी मान लीजिए, जैसे आप x की वैल्यू d मानी थी तो आप पहले कोण d निकालिए। देखिए कोण d बराबर हो था किसके बराबर, x के। तो कोण d बराबर x का मान कितना है, ये 90। तो कोण d हमारा बच्चों 90 अंश का हो गया। ठीक है, चलिए अब c का मान निकालते हैं। कोण c बराबर होगा, ये भी हमने x माना था तो यहाँ लिखेंगे कोण c बराबर x की जगह कितना है, 90, जो कि इसका मान हमने निकाला है। तो कोण c भी हमारा 90 अंश का हो गया। चलिए अब a और b भी निकाल देते हैं। अब सबसे पहले निकालते हैं कोण a, ये रहा। अब ये कैसे निकालेंगे, ये x के सामने है, मतलब कोण c के सामने है, तो ये इसका सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो ये इसका सम्मुख है, तो जितने अंश का कोण c होगा उतने का ही कोण a हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण a बराबर होगा कोण c के, और क्यों होगा उसे हम यहाँ लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण a बराबर कोण c हमने कितना निकाला है, ये 90 अंश, तो कोण a भी हमारा 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, चलिए a निकल गया। अब b निकालते हैं। देखिए b है ये, और ये किसके सम्मुख है, ये कोण d के सम्मुख है, तो जितने अंश का कोण d है उतने का ही b हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसका सम्मुख कोण है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि कोण b बराबर होगा कोण d के, और क्यों होगा, इसी लाइन को आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यही लाइन यहाँ पर। अब कोण b की जगह तो कोण b बराबर, और कोण d कितना है हमारा, ये अभी निकला था 90 अंश, तो कोण b भी बच्चों हमारा 90 अंश का हो जाएगा। सवाल समझ में आया, आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगला करते हैं। प्रश्न नंबर 7, संलग्न आकृति HOP एक समांतर चतुर्भुज है। ये बच्चों HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। बच्चों ये जो आकृति है HOP एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें कुछ कोण आपको मिसिंग दिए हैं, X, Y और Z। इनका माप बताना है आपको, बता देंगे, बहुत आसान है। और जो ज्ञात करने के लिए, मतलब जब आप इनकी वैल्यू निकालेंगे तो इनमें कुछ गुण आपको यूज़ करने हैं। कौन कौन सी नियम आपने यूज़ किए हैं उनको बताना है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसानी से कर लेंगे आप। देखिए सबसे पहले देखिए XYZ है कहाँ, देखिए X ये रहा, Y ये रहा, Z ये रहा। तो चलिए सबसे पहले हम X को ही निकालते हैं। अब देखिए X कैसे निकलेगा, आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब ये जो x है वो किसके बराबर होना चाहिए, इसका सम्मुख कोण है ये। ठीक है, अब ये कोण आपको दिया तो है नहीं, फिर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल नहीं दिया। तो निकालने के लिए आप एक बात जानते होंगे, ये एक जो सीधी रेखा होती है वो कितने अंश की होती है, 180 अंश की। ठीक है, ये पूरी 180 अंश की होती है। अब इसमें यदि आपको एक कोण दिया जाए ये वाला, ठीक है, मान लेते हैं हम इसे 70 अंश का ये कोण दिया है। अब जब आप 70 अंश का ये दिया है तो आप ये कैसे पता करेंगे कि ये वाला कोण कितने अंश का है, आप कुछ नहीं 180 में से ये 70 घटा दीजिए, आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो बस यही तो है। देखिए ये एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पर ये एक कोण बना है वाह्य कोण, जो कि 70 अंश का है। ये सीधी रेखा कितने अंश की होगी, 180 की। तो आप 180 में से ये 70 घटा देंगे तो आपको ये वाला कोण मिल जाएगा, और जब ये कोण मिल जाएगा ये इसके सम्मुख है तो आपको ये x की वैल्यू पता चल जाएगी। जितने अंश का ये होगा उतने का ही आपका कोण ये x हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले निकालते हैं इसी को। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इस कोण को सबसे पहले नाम क्या देंगे। अब देखिए इस कोण को नाम देंगे कि कोण HOP। तो हम लिखेंगे कि कोण HOP, इसलिए क्योंकि O बीच में है तो यहाँ कोण O की बात हो रही है, इस वाले की, प्लस ये 70 अंश का है तो 70 अंश, और बराबर हो जाना चाहिए कितना, 180 अंश। और क्यों,
क्योंकि बच्चों ये रैखिक युग्म है इसलिए, ठीक है, ये रैखिक युग्म है। अब HOP निकालना है तो यहाँ तो कोण HOP रहेगा। अब बराबर 180 अंश। अब 70 को पक्षांतर कर दीजिए, 70 प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे 70 अंश, ठीक है। तो कोण HOP हमारा निकल कर आया कितना, 180 में से 70 को घटा दीजिए तो देखिए 0 में से 0 जाएगी तो 0, 8 में से 7 जाएंगे तो 1 और 1 यहाँ, तो जो HOP है बच्चों वो आया 110 अंश का। मतलब ये हमारा कोण आ गया 110 अंश का, ठीक है। अब HOP निकाल लिया है तो x बहुत आसानी से निकल आएगा क्योंकि ये इसका सम्मुख कोण है तो इसके ही बराबर होगा। चलिए लिखते हैं इसे भी, कोण E बराबर होगा किसके, कोण HOP। बच्चों ये इतना बड़ा नाम लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज़न तो नहीं है क्योंकि मजबूरी है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, दूसरा तरीका हो नहीं सकता। अब हम इसे कोण O नहीं लिख सकते क्योंकि कोण O बहुत बड़ा है, उसमें ये 70 भी शामिल है और 110 भी शामिल है, इसीलिए हम इसे कोण HOP लिख रहे हैं। अब कोण E बराबर HOP है, क्यों है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। इसे भी लिखिए यहाँ, हम यहाँ लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए। अब कोण E तो है हमारा x बराबर कोण HOP कितना है जो कि हमने निकाला है 110 अंश का, तो इसलिए ये x बराबर कितना हो गया, ऑटोमेटिक 110 अंश का हो गया, मतलब हमने ये x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब y निकालते हैं बच्चों, y कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब y कैसे निकालाएंगे, देखिए y और इस 40 के बीच में ये जो एक रेखा बनी हुई है, ठीक है, मतलब इसके बीच में एक रेखा का अंतर है तो ये एकांतर कोण है और आप जानते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे तो कोण HPO बराबर होगा किसके, कोण EHP के। तो कोण EHP के, और क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है। अब देखिए ये जो HPO है, देखिए बच्चों H से हम जाएंगे P पर और P से जाएंगे O पर, तो यहाँ बच्चों इस कोण की बात हो रही है, ये P वाले की, ठीक है। तो इसका मान कितना है, ये है हमारा y, तो इसकी जगह लिख देंगे हम y बराबर। अब कोण EHP, तो E से H पर गए और H से फिर पहुंचे हम P पर, ये ठीक है। तो ये यानी कि ये इस वाले कोण की बात हो रही है, ये हमारा कितना है 40 अंश का, तो इसकी जगह लिख देंगे हम 40 अंश। तो y का मान बच्चों कितना आया, अपने आप आ गया 40 अंश, ठीक है। तो y हमारा 40 अंश का होगा, x निकल गया, y निकल गया, ठीक है। अब निकालते हैं कौन सा, z कहाँ है बच्चों, ये। अब देखिए आप देखेंगे तो ये आपको एक त्रिभुज सा बनता दिख रहा होगा, ठीक है। त्रिभुज HPO एक त्रिभुज है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट एक त्रिभुज का है। चलिए दूसरे कलर से कर देते हैं, देखिए ये जो है ना, ये आपको एक त्रिभुज बन रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा ये। अब त्रिभुज में आपको ये कोण दिया है और ये y भी आपने निकाल दिया है, तो क्या इसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, दो कोण दिए हैं, तीसरे को घटा देंगे तुरंत निकल आएगा। चलिए लिखते हैं, हम लिखेंगे कि z प्लस y प्लस और ये हमारा कोण HOP बराबर, ये तीनों कोण कितने अंश के होंगे, 180 अंश के। और क्यों होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है इसलिए। अब देखिए z की जगह तो z प्लस y की जगह उसका मान जो कि है 40 प्लस HOP ये वाला कोण जो कि है 110 अंश का, ठीक है, बराबर हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। अब z की जगह z, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 40 और 110 ये होंगे 150, ठीक है, बराबर 180 अंश, ठीक है। चलिए अब इधर करेंगे बच्चों, देखिए z का मान निकालना है, z को रखेंगे अपने बाएं पक्ष में, इस 150 का कर देंगे पक्षांतर, तो बराबर 180 अंश माइनस 150। ये 150 कहाँ से आए, ये प्लस के थे ना, पक्षांतर होकर दूसरी तरफ गए तो माइनस के हो गए।
तो बच्चों z का जो मान आएगा 180 में से 150 को घटा दीजिए, आ जाएगा 150 में से 180 में से 150 जाएंगे तो बचेंगे आपके 30। 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 5 गए तो 3, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि जो z का मान आया बच्चों वो कितना आया, 30 अंश। ठीक है, आपने सबकी वैल्यू निकाल दी और जो गुण यूज़ करना था वो भी कर दिया। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया, आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। देखिए यहाँ आपको दो समांतर चतुर्भुज दिए हैं, एक है GUNS और दूसरा है RUNS। ये वाला है, ये GUNS समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब आपको x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। x हमारा ये रहा और y हमारा ये रहा। ठीक है, मतलब देखिए पहले इस आकृति को थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए। ये जो GUNS है इसकी ये भुजा है 3x की और ये भुजा है 18 की। और आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बच्चों बराबर होती हैं। मतलब जितने सेंटीमीटर का ये भुजा है उतने ही सेंटीमीटर की ये भुजा होगी। ये 18 की है तो इस 3x का मान भी 18 ही होगा। बिल्कुल सॉल्व है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ज़्यादा कठिन है नहीं। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे बच्चों ये जो GS भुजा है, GS भुजा बराबर होगी किसके, इस वाले के UN के। तो GS बराबर होगा UN के। और क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अब GS हमारा कितना है, ये 3x, तो GS की जगह लिखेंगे 3x बराबर, और UN की जगह ये 18 सेंटीमीटर, तो 18। ठीक है, x का मान निकालना है, x को रखेंगे अपने बाएं पक्ष में, बराबर 18 और 3 का पक्षांतर कर देंगे। 3x के साथ गुणा के निशान में है तो यहाँ भाग के रूप में आ जाएगी। अब 3 से 18 में भाग दे दीजिए, 3 से 18 में 3 छिंग 18, 6 बार। तो जो x का मान आया बच्चों वो कितना आया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल दी तो अब आप इस GS को बहुत आसानी से निकाल देंगे। अब x की वैल्यू हमने बच्चों निकाल दी, अब क्या निकालना है हमें, y का मान। y कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो ये कौन सी भुजा है, GU। तो GU भुजा बराबर है किसके, इस SN भुजा के। ठीक है, तो GU बराबर है SN के। अब क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं इसलिए। अब GU की जगह ये हमें दिया है 3y माइनस 1, तो 3y माइनस 1 तो GU की वैल्यू है बराबर, SN की वैल्यू कितनी है 26, तो 26। ठीक है, अब 3y, एक पहले पक्षांतर कर दीजिए बराबर 26, ये माइनस के एक है इधर जाके हो जाएंगे प्लस के एक। ठीक है, अब 3y बराबर 26 और एक होते हैं बच्चों 27। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब y का मान निकालना है तो y को रखेंगे इधर बराबर 27। अब 3 यहाँ y के साथ गुणा के निशान में है, पक्षांतर होकर जाएंगे तो बटे में पहुंच जाएंगे यानी कि भाग के रूप में। अब 3 से 27 काट दीजिए, 3 निम 27, तो जो y का मान आया बच्चों वो कितना आया 9। ठीक है, यानी कि y हमारा 9 सेंटीमीटर का होगा। हमने x और y दोनों के मान निकाल दिए, GUNS हमारा कंप्लीट। चलिए अब करते हैं RUNS। RUNS कहाँ है, ये रहा। ये RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी x और y के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले आप निकालिए इस y का मान निकालिए, ये वाला। अब कैसे निकालेंगे, आप ये देखिए ये एक विकर्ण है। ठीक है, ये हमारा एक विकर्ण दिया है ACU। ठीक है, और आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो SU विकर्ण है ना, इसको RN विकर्ण ने आधा आधा बांटा होगा, तभी ये यहाँ से इसको जरा नाम दे दीजिए O। तो ये S से O की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर की है बच्चों। ठीक है, तो O से लेकर U तक की भी दूरी कितने की होगी, 20 सेंटीमीटर की। अब 20 में से आपको 7 तो दे दिए हैं, अब हम 7 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ा ये 20 हो जाए। मतलब y का मान हमें कुछ ऐसा लाना है कि हम इन दोनों को 7 और y को जोड़ दें तो हमें 20 मिलना चाहिए। निकाल देंगे, बहुत आसान है, चलिए करते हैं।
हम लिखेंगे बच्चों ओ यू बराबर होगा किसके, इस ओ एस के, ओ एस के। और क्यों होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए। ठीक है, ओ यू हमारा y+7, ये ओ यू y+7 है, तो यहाँ लिखेंगे y+7 बराबर ओ एस कितना है, ये 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 20। अब y का मान निकालना है, y को रखेंगे इधर, ये हो जाएंगे 20, 7 प्लस के हैं पक्षांतर होकर माइनस के साथ हो जाएंगे, तो y का जो मान आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 20 में से 7 घटा दीजिए तो 13, तो y हमारा 13 सेंटीमीटर का हो गया। अब y निकाल दिया, अब x निकालेंगे, पहले हम x नहीं निकाल सकते थे इसलिए y को निकाला। अब x कहाँ है, ये रहा, ये ओ एन बराबर होगा बच्चों किसके, इस ओ आर के। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ओ एन बराबर होगा ओ आर के। और क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए। ओ एन हमारा क्या है, ये x+y, तो ओ एन की जगह लिखेंगे x+y बराबर ओ आर कितना है हमारा, ये दिया है 16 सेंटीमीटर, तो 16। ठीक है, अब x की जगह x प्लस y की जगह y का मान हमने निकाला है 13, तो इसे लिख देंगे 13 बराबर 16। ठीक है, अब x को रखेंगे इधर, 13 का पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 16, 13 प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब x बराबर 16 में से 13 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे, 16 में से 13 जाएंगे तो 3 बचेंगे, यानी कि जो x का मान आया बच्चों वो कितना आया, 3 सेंटीमीटर। सवाल समझ में आया, आ गया होगा, बहुत आसान था, ज़्यादा कुछ था नहीं, दिमाग से देखा होगा तो सीख चुके होंगे, दोबारा से कभी गलती होगी नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9, दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। RISK कौन सा है, RISK, ठीक है ये रहा, और CLUE ये हम जरा बच्चों इसको अलग अलग कलर से कर देते हैं। देखिए बच्चों, ये हमने अलग अलग कलर से कर दिए हैं। RISK तो ये रहा, ये वाला एक चतुर्भुज है, CLUE ये एक चतुर्भुज है, तो जो कोण x है ये आपको पता करना है। कैसे कर सकते हैं, कुछ दिया तो है नहीं, बस आपको कोण ये k दे दिया है और यहाँ कोण l दिया है। अब आप इसको कैसे पता करेंगे, देखिए यदि आप गौर से देखें तो ये है ना, ये एक त्रिभुज बन रहा है इन दोनों समांतर चतुर्भुजों के मिलने से, ठीक है ना, तो यहाँ पर बना है ये x। अब एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब यदि आपको कोई से दो कोण पता चल जाए तो आप इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब अब इस x को पता करने के लिए एक तो आपको ये s कोण पता चल जाए, एक पता चल जाए कोण e, यदि ये दोनों पता चल जाएंगे तो आप इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब s कैसे निकल सकता है, देखिए s को यदि आप गौर से देखें तो ये जो भुजा है ना KS, ठीक है, इस पर बने हैं ये दोनों कोण, एक कोण K और कोण S। K दिया है, S को निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये आसन्न कोण है और आसन्न कोण समपूरक होते हैं समांतर चतुर्भुज में, बिल्कुल, तो आप निकाल सकते हैं इन दोनों कोणों की वजह से इस S को निकाल देंगे। चलिए हम लिखते हैं कि कोण S प्लस कोण K बराबर होगा कितने के, 180 अंश के। और क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं, इसलिए। अब कोण S की जगह तो हम कोण S ही लिखेंगे, ठीक है बच्चों, ये ऐसे 5 मत समझना, प्लस कोण K हमारा 120 अंश का है, ठीक है, बराबर 180 अंश। अब कोण S बराबर 120 का कर देंगे बच्चों पक्षांतर, तो 180 माइनस 120, ये माइनस क्यों हो गए, क्योंकि ये प्लस के थे इसलिए। तो कोण S बराबर हो जाएगा बच्चों 180 में से 120 घटाइए तो बचेंगे 60, तो जो कोण S है बच्चों वो हमारा कितने अंश का आया, 60 अंश का, ठीक है। अब E को निकालिए, E कैसे निकल सकता है, यदि आप गौर करें
ये जो CLUE एक समांतर चतुर्भुज है ना, उसमें आपको ये कोण दिया है 70 अंश का। ठीक है, अब इसका सम्मुख कोण है कोण E, तो जितने अंश का कोण L है उतने का ही कोण E होगा। तो आपको कोण E भी पता चल गया, निकाल दीजिए इसे भी। हम लिखेंगे कि कोण E बराबर होगा कोण L के, ये L है बच्चों, और क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए। अब कोण E की जगह तो बच्चों कोण E ही बना रहेगा बराबर, कोण L की जगह कितना आएगा? ये है इसका मान 70 अंश, तो 70 अंश मतलब हमने कोण E की वैल्यू भी निकाल दी। देखिए हमको S भी पता चल गया और E भी पता चल गया। S हमारा 60 है, E हमारा 70 है। अब हम X का मान निकाल सकते हैं। ये त्रिभुज है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, तो हम लिखेंगे कोण E प्लस कोण S प्लस X बराबर होगा कितना? 180 अंश। और क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है इसलिए। अब कोण E हमारा 70 अंश का है प्लस S हमारा 60 अंश का है प्लस X बराबर 180 अंश। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएंगे 7 और 6 13, तो यानी कि 130 प्लस X बराबर 180 अंश। ठीक है, X का मान निकालना है तो X को तो रखेंगे बच्चों इधर, बराबर 180 अंश। अब ये 130 प्लस के हैं, क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है तो ये प्लस के हैं, तो प्लस की संख्या दूसरी तरफ जाती है तो वो हो जाती है माइनस में, तो ये हो गए माइनस के 130। ठीक है, अब करेंगे, यहाँ जगह नहीं रही इसलिए, तो X बराबर, अब 180 में से 130 घटा दीजिए तो बचेंगे 50। ठीक है, तो बच्चों X का जो मान आया वो कितना आया? 50 अंश। हमने X की वैल्यू निकाल दी। ये समाप्त तो होता है हमारा सवाल। ठीक है, सवाल समझ में आया बच्चों? आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं? अच्छा देखिए बच्चों, अब तक हम समांतर चतुर्भुज सीख रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ एक नया शब्द आया है, क्या? कि समलंब चतुर्भुज। तो पहले हम समलंब चतुर्भुज के बारे में सीख लेते हैं, फिर इस प्रश्न को कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, देखिए हमने लिखा है समलंब चतुर्भुज। क्या पहचान होती है इसकी? कि समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म, यानी कि जो भुजाएं होती है ना उसका एक युग्म, और युग्म मतलब होता है जोड़ा, समांतर होता है। मतलब समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजाएं या भुजाओं का एक युग्म या भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है? समांतर, और वही हमारा समलंब चतुर्भुज होता है। जैसे हमने ये एक चतुर्भुज बनाया है, तो बच्चों इसमें देखिए आप, ये जो ए बी भुजा है, ये ए बी भुजा सी डी भुजा के समांतर है। यदि हम इस ए बी भुजा को आगे इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे और इसी प्रकार सी डी भुजा को कितना भी आगे बढ़ा दीजिए, अनंत तक ले जाइए, इनके बीच का अंतर समान रहेगा। ठीक है, आप इस भुजा को इधर भी बढ़ा सकते हैं तो भी इनके बीच का जो अंतर होगा ना वो समान होगा। ठीक है, इसलिए ये समांतर भुजाएं हैं। अब देखिए ये जो ए सी भुजा है और ये बी डी भुजा, आप इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके से आगे बढ़ाइए, इस बी डी भुजा को आगे बढ़ाइए। जब आप इनको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये यहाँ मिल रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यानी कि काट रही हैं। तो ये भुजाएं तो समांतर नहीं है, मतलब ए बी भुजा, सॉरी ए सी भुजा बी डी के समांतर नहीं है, क्योंकि यहाँ ये एक दूसरे को काट रही हैं। लेकिन हमारी ए बी भुजा सी डी भुजा के समांतर है, इसीलिए ये हमारा समलंब चतुर्भुज होगा। आप समलंब चतुर्भुज को सीख गए, बहुत छोटी सी बात है, बस दो भुजाएं समांतर हैं किसी भी चतुर्भुज में तो वह समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम अपने प्रश्न को। अब प्रश्न को बच्चों हम एक बार फिर से पढ़ेंगे कि बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। देखिए बच्चों, हमने आपको शुरू में एक चीज सिखाई थी, जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। अब यदि इन दो समांतर रेखाओं को
कोई एक तिरछी रेखा काटती है, इसे नाम दे दीजिए ई और एफ। ठीक है, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिरछी रेखा काटे तो यहाँ कुछ कोण बनेंगे, और ये जो दो कोण हैं तिरछी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग यदि 180 अंश होता है तो ये भुजाएं हमारी समांतर होंगी। कौन सी? ए बी और सी डी। ठीक है, अब जैसे ये कोण हमारा 70 अंश का है और ये हमारा 110 अंश का हो जाए तो ये दोनों 180 अंश के हो गए, इनको जोड़ेंगे तो यदि 180 अंश के हो गए तो ए बी भुजा और सी डी भुजा या रेखा हमारी समांतर होंगी। ठीक है, अब चाहे ये वाले कोण हो, मतलब चाहे बाईं तरफ के दोनों अंतः कोणों का योग यदि 180 अंश होगा तो हमारी ये भुजाएं हमारी या रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, इतना समझे। अब इसी चीज को हम यहाँ अपने प्रश्न में देखते हैं। ये जो हमारा KLMN एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसमें हम ये दो कोण देखते हैं, ये जो हमें दिए हैं कितने के हैं, एक 100 का है और एक 80 का है। अब यदि इन दोनों को जोड़िए, जैसे हम जोड़ते हैं कोण M प्लस कोण L, ठीक है, बराबर होने चाहिए कितने के, 180 अंश के। यदि होते हैं तो ये हमारी दो भुजाएं समांतर हो जाएंगी। अब कोण कितना है हमारा M, 100 अंश का, और कोण L है हमारा 80 अंश का, और ये बराबर होने चाहिए 180 अंश के। देखो 100 और 80 कितने हो गए, 180 अंश, और बराबर इधर 180 अंश, मतलब LHS हमारे RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि कोण M और L इनका योग जो है 180 अंश आया है। अब इसको देखिए तो ये जो MN है और KL है, ठीक है, ये हमारी समांतर रेखाएं होंगी। क्यों? क्योंकि उसको ये एक तिरछी रेखा काट रही है। ठीक है, यदि आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये समांतर रेखाएं होंगी, उनको एक ये तिरछी रेखा काट रही है। और हमने अभी आपको बताया है कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटे और उसके अंदर बने यानी कि उसके अंतः एक ही तरफ बने कोणों का योग यदि 180 अंश होता है तो वह रेखाएं हमारी समांतर होंगी। और हमने एक चीज आपको बताई थी कि यदि समलंब चतुर्भुज की पहचान एक ही थी कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी चतुर्भुज में होती हैं तो वह चतुर्भुज हमारा समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये जो हमारी KL और MN भुजाएं समांतर हैं। जैसे KL भुजा के लिए ये लाइन लगाएंगे ऊपर और समांतर के लिए ये चिन्ह, यानी कि KL भुजा हमारी समांतर है किसके, MN भुजा के। अच्छा, अब ये तो समांतर हैं तो इसलिए ये हमारा समलंब चतुर्भुज होगा, हम लिख देंगे। तो हम बच्चों लिखेंगे कि यदि तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का योग यदि 180 अंश होता है तो रेखाएं समांतर होंगी, इसलिए KLMN एक समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न समझ में आया? मुझे उम्मीद है आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, आकृति 3.27 में कोण C ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि AB भुजा समांतर है DC के। देखिए कोण C कहाँ है, ये रहा, ये हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और ये कह रहा है कि ये जो AB भुजा है ये DC भुजा के समांतर है। अब आप एक बात बताइए, ये दो भुजाएं तो समांतर हैं और आपको ये भी पता है कि जब दो समांतर भुजाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, ठीक है ना, तो उसके एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है, हम एक कोण पता है, दूसरा 180 में से घटा देंगे, हमारा C निकल आएगा। चलिए हम लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे कोण C प्लस कोण B बराबर होंगे कितने, 180 अंश। और क्यों होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, कोण C ज्ञात करना है तो इसे तो ऐसे ही लिख देंगे। अब कोण B कितना है हमारा, 120 अंश, तो इसे लिखेंगे 120 बराबर 180 अंश। कोण C बराबर 120 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस, क्योंकि 120 प्लस के हैं, पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के 120 हो जाएंगे।
तो कोण सी हमारा निकल कर आएगा बच्चों 180 में से 120 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 60। मतलब जो कोण सी है वो हमारा 60 अंश का होगा। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि SP समांतर है RQ के, अच्छा, यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? देखिए इसे हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो हमें कोण P और कोण S ज्ञात करना है। ये रहा हमारा PQRS। तो यहाँ कौन कौन ज्ञात करना है? एक तो हमें P ज्ञात करना है और एक हमें S ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ हमें बताया है कि SP भुजा, ये भुजा जो SP है ये किसके समांतर है? RQ के। मतलब ये दोनों भुजाएं, ये वाली और ये भुजा समांतर हैं। अच्छा, जब समांतर हैं तो आपको एक बात पता है कि दो समांतर भुजाओं को यदि एक तिरछी रेखा काटती है तो उसके एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। एक कोण दिया है, दूसरा बहुत आसानी से निकाल लेंगे, अभी निकाला था 11वें प्रश्न में, वैसे ही करेंगे हम लिखेंगे कि कोण P प्लस कोण Q ये वाला बराबर होगा किसके? 180 अंश के। और क्यों होगा? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण P लिखेंगे प्लस कोण Q का मान लिख देंगे, कितना है? 130 अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो कोण P बराबर 130 का कर देंगे पक्षांतर। तो पहले लिखेंगे 180, अब ये प्लस के हैं तो पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो कोण P बराबर होगा 180 में से आप 130 घटाएंगे तो बचेंगे 50। तो कोण P बच्चों हमारा कितने का निकल कर आया? 50 अंश का। ठीक है, अब P निकाल दिया, अब निकालना है हमें S। अब देखिए ये भुजा समांतर है, उसको ये वाली भुजा काट रही है। ठीक है, तो ये भी जो अंतः कोण ही तो बन रहे हैं, त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण है, इसे भी हम वैसे ही निकालेंगे। हम लिखेंगे कोण S प्लस कोण R बराबर होंगे कितने के? 180 अंश के। और क्यों होंगे? क्योंकि त्रियक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण S प्लस कोण R कितना है? ये कितने अंश का निशान होता है आप जानते हैं? ये होता है 90 अंश का। तो जो कोण है R है बच्चों हमारा, वो कितने का है? 90 अंश का बराबर 180 अंश। कोण S बराबर 180, अब 90 का पक्षांतर कर देंगे, प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे 90, पक्षांतर होकर जाते हैं तो चिन्ह पलट जाते हैं। तो कोण S बराबर निकल के आएगा बच्चों, यदि आप 180 में से 90 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 90। आप घटाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कोण S भी हमारा 90 अंश का निकल कर आ गया। हमने कोण P और S निकाल दिए, आधा प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब वो कह रहा है कि यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि होती हैं? हाँ बिल्कुल, हमने देखिए अभी तो इस तरीके से निकाल दिया। कौन सी वाली? कि यदि त्रियक रेखा के एक तरफ जो कोण बनते हैं ना, उनका योग 180 अंश होता है। ठीक है, इस विधि से निकाल दिया। अब इसके लिए हम एक दूसरी विधि और समझते हैं बच्चों। देखिए दूसरी विधि होती है, आप एक बात जानते होंगे बच्चों कि चतुर्भुज कैसा भी हो उसके अंदर जितने भी कोण बनते हैं, मतलब चारों जो अंदर वाले कोण होते हैं उनका योग 360 अंश होता है। कितना होता है? 360 अंश। अब देखिए आपने Q आपको दिया है, R दिया है, S अभी आपने निकाला था 90 अंश का। ठीक है, अब ये तीन कोण पता है, तो क्या इन तीनों के आधार पर आप ये चौथा कोण निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तीन दिए हैं, चौथा निकाल देंगे। हम लिखेंगे कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर होंगे कितने? 360 अंश। और क्यों होंगे?
क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है इसलिए। अब देखिए कोण P हमें निकालना है तो कोण P लिखेंगे प्लस Q की जगह हम Q का मान लिख देंगे 130 अंश प्लस R की जगह उसका मान लिख देंगे जो कितना है 90 अंश। ये 90 अंश का निशान है ना, आप जानते हैं ये 90 अंश हो गया। प्लस कोण S हमने निकाला था 90 अंश, ठीक है, बराबर हो जाएगा 360 अंश। अब कोण P प्लस अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए 0 0 0 की 0, 9 9 18 और 18 और 3 21 हासिल लगी 2 और 1 और हासिल की 2 यानी कि 3, ये हो गया 310। इन सबको जोड़ा तो बराबर 360 अंश हो जाएगा। चलिए अब कोण P निकालना है तो इसे रखेंगे बाएं पक्ष में। अब 310 का कर देंगे पक्षांतर, तो ये 360, ये प्लस के 310 हैं, पक्षांतर होकर जाएंगे तो माइनस के 310 हो जाएंगे। अच्छा अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, 360 में से 310 घटा दीजिए तो जो कोण P का मान आएगा बच्चों, देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 3 में से 3 गया तो 0, मतलब जो कोण P का मान आया वो कितना आया 50। हमने इस वाली विधि से निकाला था तब भी कोण P 50 का आया, और इस वाली विधि से निकाला है तब भी इसका मान 50 ही आया है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका ही फ़ायदा है, कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको फ्री में मिलेगी। ठीक है, कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में केवल 12 ही प्रश्न थे, इसका मतलब यह प्रश्नावली यहाँ होती है समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।